चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो क्लास 12 के बायो का है, आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक याद रखना। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए। और जो भी क्रैश कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए मेरे दोस्त, आपको 9 बजे सुबह क्लास स्टार्ट होता है। आप लोग जो भी बच्चे कोर्स ले चुके हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं लिए उनके पास शेयर करो मेरे दोस्त, ठीक है। मात्र 199 का क्रैश कोर्स है, आप लोग लेने के प्रयास कीजिएगा केकेजी क्लासेस के ऐप पर, ठीक है। तो यह लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक क्लासेस थोड़ा लंबा चलेगा। कि टॉप आपको हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए, हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन, हर चैप्टर से, ठीक है ना। इस तरह से चैप्टर 5 तक जाएंगे तो 50 क्वेश्चन आपको उड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 देखेंगे, फिर चैप्टर 2 देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको बता दें कि चैप्टर 1 है और ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको मिल रहा है 199 रुपए में, ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर भी है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर भी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जिससे पढ़कर इजी से आप 400 प्लस कर पाओ, ठीक है ना। तो पीडीएफ नोट्स या कोर्स के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। यह बहुत कम समय में अच्छे नंबर लाने के उपाय है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पत्र कलिका क्या है। पत्र कलिका मेरे दोस्त, और एक और चीज बता दे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, समझने का आप हालिया प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ पौधे की कुछ पौधे की कक्ष अस्त एवं पुष्प कलिका विशेष छोटे आकार का की रचना में रूपांतरित हो जाते हैं, जिन्हें हम पत्र कलिका कहते हैं। जैसे मैंने आपको बात करी, कुछ पौधे की ऐसे कक्ष अस्त होते हैं, पुष्प कलिकाएं विशेष छोटे आकार का होता है, बहुत छोटे आकार का क्या होता है, रचना में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम पत्र कलिका कहते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस हर क्वेश्चन के 30 सेकंड से 40 सेकंड में डील करेंगे। द्विखंडन क्या है, देखिए द्विखंडन, द्वि मतलब दो, खंड मतलब तोड़ना, यानी कि जब एक जीव जब दो खंड में टूट जाए, अगर एक वस्तु को हम दो खंड में तोड़ेंगे, द्विखंडन कहलाएगा। क्योंकि इसमें शब्द ही क्या है, द्वि मतलब दो, खंडन मतलब तोड़ना, यानी कि जब एक तत्व दो में टूट जाए। तो यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, किसी कोशिका के दो भागों में विभाजित होकर नई दो कोशिकाओं का निर्माण द्विखंडन कहलाता है। यानी कि एक कोशिका को विखंडित होकर दो नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया द्विखंडन कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना, वही कहा गया, किसी कोशिका के दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम हो गए, अमीबा हो गए, देख सकते हो, पहले ऐसा था, फिर कुछ दिन ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर दो खंड में टूट गया, ठीक है। तो ये इसके लिए द्विखंडन होता है। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुखंडन क्या है। बहुखंडन वह होता है जब एक कोशिकाएं दो या दो से अधिक कोशिकाएं में टूटकर नई कोशिका का निर्माण करता है या नई जीव का निर्माण करता है, तो उसे बहुखंडन कहते हैं। सिंपल है। बहु मतलब बहुत, खंडन मतलब विखंडित मतलब तोड़ना, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक एकल मूल कोशिकाएं कि कई संतति कोशिकाएं में विभाजित हो जाती है। यानी कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जो द्विखंडन बहुखंडन जो होता है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, ठीक है। और यह जो द्विखंडित होकर यानी कि विखंडित होकर कई कोशिकाएं का निर्माण करता है, लिखा हुआ है। कई मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। बहुत सारे संतति मतलब बहुत सारे बच्चे को जन्म देता है। तो कई संतति कोशिकाओं का विभाजित करता है, बहुखंडन कहलाता है। जैसे कि पैरामीशियम हुआ, शैवाल हुआ, ये बहुखंडन के कुछ उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, फास्ट बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे जीवाणु कोशिका में द्विखंडन का नामांकित आरेख बना। द्विखंडन सिंपल है, इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से, यानी कि एक कोशिका को इस तरह से ले लीजिए, ठीक है ना। कुछ दिन बाद पहला स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है ना। कुछ इस तरह से, मतलब एक बीच में पतला सा हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, बस ये अलग ये अलग, ठीक है। ये द्विखंडन का नामांकित आरेख है। नहीं कुछ ऐसा था, कुछ दिन बाद ऐसा हो गया, कुछ दिन बाद ऐसा हो गया, कुछ दिन बाद टूट गया। ये द्विखंडन का आपका एग्जाम्पल है, जो फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक पुंजक या क्लोन क्या होता है। एक पुंजक या क्लोन क्या है, समझने के प्रयास कीजिएगा। चूंकि अलैंगिक जन जो अलैंगिक जनन वैसे जनन होता है, मैं आपको बता दूं, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें जनक केवल एक भाग लेता है। जैसे कि
अमीबा पैरामीशियम, उसमें जैसे कि सेक्स नहीं किया जाता है, ऑटोमेटिक एक ही चीज दो भाग में, जैसे ऊख होता है, एक ऊख को चार को टुकड़ा में काटे चार ऊख बन जाता है, बांस को चार टुकड़ा में काट के रोप दीजिए बांस बन बहुत सारा बन जाएगा। सर अमीबा पैरामीशियम जन्म नहीं लेता है, वो टूटता चला जाता है, मरता ही नहीं कभी, ठीक है। और लैंगिक में बिना आप सेक्स के साथ, बिना संभोग के, बिना आप मतलब स्त्री पुरुष जब तक एक साथ नहीं आएगा जब तक जन्म नहीं होता है। अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, सिंगल आदमी ही जन्म कर देता है। तो कहा चूंकि अलैंगिक जनन की एक ऐसी जनक भाग होता है, अलैंगिक जनक, अलैंगिक जनन में एक ऐसी ही जनक भाग होता है तो उसे प्राप्त संतति, समझना मेरे दोस्त, चूंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, यानी कि सिंगल आदमी ही जन्म कर देता है, ठीक है। हम लोग मनुष्य में और कुत्ता बिल्ली जो गाय भैंस जो होता है, इसमें जनक जन्म की प्रक्रिया में दो भाग लेते हैं, एक स्त्री एक पुरुष, फिर जन्म होता है। तो इसमें क्या, चूंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं तो इससे प्राप्त संतति, इससे प्राप्त संतति अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। जैसे कि अमीबा जब होता है कुछ इस तरह का होता है, कुछ दिन बाद इस तरह का हो जाता है, कुछ दिन बाद इस तरह का हो जाता है, ठीक है, कुछ दिन बाद दो भाग में टूट गया। अब जो पहले का भाग था वही आपका यह भी है और पहले के भाग की तरह आपका ये है, नहीं है कि नहीं, कुछ दिन बाद, यानी कि सेम कंडीशन में दोनों अलग अलग हो गए, भले साइज में छोटा है, वही कहा गया है कि अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ आपस में भी समान होता है। इसे हम लोग को, इसी प्रक्रिया को संतति, इसी प्रक्रिया से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। तो सिंपल अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, इससे प्राप्त संतति अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोन व एक पुंजक कहते हैं। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे ऋतुस्राव चक्र क्या है, ये किसमें होता है। तो ऋतुस्राव चक्र क्या है मेरे दोस्त, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं और यह मनुष्य, बंदर, गिलहरी, यहाँ पे इसमें आपको ऋतुस्राव चक्र पाए जाते हैं। ऐसे आपसे पूछेंगे, अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे बंद निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर क्या है, समझने के प्रयास कीजिएगा। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, देखिए बाह्य निषेचन युग्मक संलयन बाहरी माध्यम से होता है, यानी कि बाह्य निषेचन में क्या होता है, युग्मक का जो संलयन होता है बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में युग्मक का संलयन अंदर की तरफ होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के युग्मक मध्य में मुक्त किए जाते हैं, यानी कि बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के जो युग्मक होते हैं मध्य में निषेचित होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में केवल एक नर युग्मक मध्य में ही मुक्त हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, बाह्य निषेचन में विकसित हुए नवीन संतति, मतलब छोटा, नवीन मतलब छोटा, संतति असुरक्षित होता है, यानी कि जो बाह्य निषेचन होता है, यानी कि बाहर निषेचन होता है असुरक्षित होता है, जबकि आंतरिक निषेचन क्या होता है, सुरक्षित होता है। जबकि आंतरिक निषेचन में विकसित हुई संतति सुरक्षित होता है, ठीक है। ये कुछ अंतर है, सबका पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ऐप से आप लोग क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, वहां से आप लोग कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक पीडीएफ या नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है लैंगिक और अलैंगिक जनन, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन अंतर क्या है। चलिए, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक ही, एक ही प्राणी भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो प्राणी भाग लेते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में शुक्राणु, अंडाणु तथा पादपों के वहां पे प्रांगण एवं अंडपन बनते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों होते हैं। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में प्रजनन की दर तीव्र होती है, जबकि लैंगिक जनन में जन्म की दर धीमा होता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जो अलैंगिक जनन अगर मनुष्य ही पैदा लेता है तो 9 महीना समय लगता है, लेकिन पैरामीशियम ये बनने में 1 महीना में ही काम खत्म, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर हो गए, फास्ट बढ़ रहे हैं, ज्यादा स्पर्म। आप लोग कहोगे सर इतना हालियाली काहे बढ़ रहे हैं, हालियाली बढ़ने का रीजन है मेरे दोस्त, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। निषेचन क्या है, तो देखो नर और मादा युग्मक को संलयन, नर और मादा युग्मक संलयन से युग्मज बनने की प्रक्रिया को फिर समझना, नर और मादा युग्मकों संलयन से युग्मन, यहाँ पे युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम युग्मक संलयन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, युग्मकों का संलयन यहाँ पे द्विगुणित
युग्मनज द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। फिर से समझना मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत इजी है कि नर तथा मादा युग्मकों संलयन से युग्मनन बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। बस इतना आगे लिखिए, आगे लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो इसे दूसरा का नाम युग्मक संलयन भी कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे पर परागण क्या है। जो पर परागण की बात करें तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। यानी कि एक पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, इसे पर परागण कहते हैं। और यह किस माध्यम से पहुंच सकता है? हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीड़ा के माध्यम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि द्विलिंगी पुष्प क्या है। द्विलिंगी पुष्प, जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों विद्यमान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। मेरे मित्र, आप बोलोगे सर टॉप 10 क्वेश्चन आए हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? तो मेरे मित्र आपको बता दे, जब एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं तो हर चैप्टर में एक दो क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, तो कृपया करके उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन है कि मोनोकाट क्या है। तो कुछ पौधे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प देते हैं, पुष्पासन देते हैं। जैसे कि केला के पौधे में देखोगे अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार अपने पुष्प देता है और फल देता है, उसके बाद मृत्यु हो जाता है। तो कुछ पौधे जो जीवन काल में केवल एक ही बार आप पुष्पासन करते हैं, मोनोकार्पिक फल कहलाते हैं या मोनोकार्प कहलाता है। अगला हमारा है चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। इससे टॉप 10 क्वेश्चन क्या है, उससे पहले दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर सकते हो। जो 199 का ऑल सब्जेक्ट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे मेरे दोस्त। और याद रहे, डेली आपको क्लासेस दिए जाते हैं। अगले कमेंट में किसी का नहीं पढ़ रहा हूँ, कमेंट पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है, समय का बर्बादी होता है। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कीट परागण क्या है और इसकी क्या विशेषता है। देखो, जिसमें कीट द्वारा परागित होते हैं उन पुष्प को, जिनमें कीट द्वारा परागण होता है, कीट परागण कहलाते हैं। सिंपल है, उन पुष्प यानी कि उन पुष्पों को जिनमें कीट के द्वारा परागण होता है उसे कीट परागण कहा जाता है। सबसे इजी डिफिनेशन, सबसे बढ़िया डिफिनेशन, ठीक है ना, ज्यादा ताम न झाम, बहुत इजी से आप लोग को हम बता दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखो, डिफिनेशन ही बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन है कि इसकी विशेषता क्या है। कीट परागण की विशेषता थी, उसकी विशेषता क्या है? तो याद रखना, कीट परागण जो होता है, अकेला पुष्प बड़ा और रंगीन होता है और छोटे पुष्प एक साथ मिलकर एक बड़े पुष्प का निर्माण करते हैं। यानी कि एक पुष्प ऐसा होता है, ऐसा फूल होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे फूल एक बड़े पुष्प का, जैसे सूर्यमुखी का फूल, उसमें छोटे छोटे फूल होता है, बड़ा फूल बन जाता है। ठीक है, ताकि और साथ में फूल सुगंधित होते हैं और इसमें कीट को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसमें भोजन उपलब्ध होते हैं। जो कीट परागित पुष्प होते हैं, अगर उसमें अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं होगा, आकर्षित करने के लिए उसमें सुगंध नहीं होगा, तो कीड़ा मकोड़ा उस पर जाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये सब होते हैं। देखिए, परागकण बड़े मोटी शक्ति वाले तथा उसकी सतह पर न्यूक्लियर कांटे की तरह संरचनाएं होती है। ये बेसिकली कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन आपसे है, वायु परागित पुष्प की विशेषता क्या है। ये पुनः भड़कीले नहीं होते हैं, मतलब ये देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता है, कोई होता है आकर्षक होता है, खूब भड़कीला सा बढ़िया सा, आकर्षक नहीं होता है। कुछ जो वायु द्वारा, इसमें सुगंध का अभाव होता है, इसमें सुगंध भी नहीं होता है। पर परागणों की संख्या अनगिनत होती है, मतलब इतना होती है कि हवा बहेगा ना तो एक पुष्प से पराग कर निकलकर दूसरे पुष्प तक पहुंचेगा। बताओ, अब यहाँ से हवा के माध्यम से जा रहा है, यहाँ पे दूसरों का पुष्प है, ये गया हवा में तो इधर उधर छितर आ जाएगा। लो, इधर उधर छितर आ जाएगा। अब इसमें से ज्यादा खिंचाएगा, दो चार वो इसके सामने आएगा, इसके अलावा सब तो बाहर भाग जाएगा। ये यानी कि इसके सामने ज्यादा खिंचाएगा तो एक दो पड़ेगा, इसलिए इसमें अनगिनत होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अनगिनत इसकी संख्या होता है पर परागणों की, ताकि उसमें से एको दूगो चल जाए। कुछ पौधे जैसे चीर में पर परागण पंख द्वारा होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कभी कभी पंख द्वारा भी परागण हो जाते हैं, ये अपवाद के रूप में है। अगले क्वेश्चन है, एरियल या बिचोल क्या है। एरियल या बिचोल क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ बीजों जैसे जायफल, शरीफा, लीची के आप क्या बीजांड वृत्त की एक अतिवृद्धि होती है, अतिवृद्धि होती है जो बीजांड के चारों ओर वृद्धि करते हैं। आपने लीची खाए होंगे, बिया के चारों तरफ गुद्दा रहता है, तो बीजांड जो बिया के चारों तरफ गुद्दा होता है, वही कहा गया। कुछ बीजों जैसे कि जायफल, शरीफा, लीची के बीजांड वृत्त
बीजांड वृत्त की एक अतिवृद्धि होती है जो बीजांड के चारों ओर वृद्धि करती है और लगभग पूरे बीज को ढक देती है। लीची के देखो पूरा बिया के चारों तरफ गुद्दा रहता है, ढका हुआ रहता है और इस प्रकार अतिवृद्धि को बीजचोल कहा या एरियल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में सत्य फल क्या है? जब फल का एक अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होते हैं, यानी कि फल का केवल एक अंडाशय ही, सिंपल कहा, जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं या यथार्थ फल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखो, कूट फल या आभासी फल क्या है? तो कुछ ऐसे पौधे कुछ ऐसे पौधे जैसे सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी आदि के फल की संरचना पुष्पासन एवं बाह्यदल पुंज की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। इस प्रकार के फल को कूट फल या सत्य फल कहते हैं। फिर से समझना मेरे दोस्त, आपके सामने देख रहे हो कि यह बीज है और इस तरह से कुछ होते हैं। फिर समझना कि कुछ पौधे जैसे सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी आदि के फल की संरचनाएं में पुष्पासन या बांधेय दल पुंजक की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। इस प्रकार के फल को कूट फल या असत्य फल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, स्व परागण एवं पर परागण में अंतर क्या है? देखो मेरे मित्र, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। स्व परागण क्या होता है? स्व परागण एक ही पुष्प के नर तथा मादा जनांगों के बीच अथवा उसी पौधे के पुष्प में होते हैं। देखो, स्व परागण वह परागण होता है जब एक ही पुष्प के या समान पुष्प के एक फूल से वो पराग कर निकलकर दूसरे फूल तक पहुंचते हैं, उसे पर परागण सॉरी स्व परागण कहते हैं। और पर परागण क्या है? जब पर परागण दो अलग अलग पुष्पों के, इसमें क्या होगा, जब दो अलग अलग फूलों के बीच एक फूल से पराग कर निकलकर दूसरे फूल तक पहुंचते उसे पर परागण कहते हैं। तो सिंपल है, स्व परागण एक ही पुष्प के नर तथा मादा और जननांगों के बीच पौधे को पुष्पासन पौधे के पुष्पों में होता है, जबकि पर परागण जब दो अलग अलग पुष्प के नर और मादा जननांगों के बीच अथवा दो पौधे के दोनों पुष्पों में होता है, उसे पर परागण कहते हैं। स्व परागण की बात करें, दूसरा का पॉइंट, स्व परागण के लिए पुष्पों का रंगीन, चमकदार, बड़ा और आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि खुद से कर लेता है, अपने पौधे से अपने से कर लेता है, इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन पर परागण के लिए, क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचना है, तो यह हवा के माध्यम से, कीड़ा के माध्यम से, जल के माध्यम से या किसी किसी माध्यम से जाएगा, इसलिए इसका आकर्षक होना जरूरी है। तो क्या होगा, पर परागण के लिए पुष्पों का रंगीन, चमकदार, बड़ा, आकर्षक होना आवश्यक है। स्वपरागण की बात करें, स्वपरागण के लिए उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प का होना आवश्यक होता है, जबकि पर परागण के लिए उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए, स्वपरागण में पराग कणों का व्यर्थ स्वपरागण में पराग कणों का व्यर्थ व्यय कम होता है, जबकि पर परागण में पराग कणों का व्यर्थ व्यय अधिक होता है, क्योंकि यह स्वयं से खुद से कर लेता है एक ही पुष्प में, यानी कि यहां से यहां पर आने में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है। लेकिन पर परागण में क्या होता है, एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचेगा, हवा के माध्यम में पूरा छिद्र आ जाता है, तो ज्यादा जियान होता है। भी यहाँ पे 5वां पॉइंट है, स्व परागण के फलस्वरूप बने हुए बीज हल्के तथा छोटे छोटे होते हैं, जबकि पर परागण के फलस्वरूप बने हुए बीज भारी और बड़े होते हैं। ठीक है, अगले इसी का इंग्लिश मीडियम है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या डायरेक्ट आप सबका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मोनोकार्पिक फल क्या है? तो मोनोकार्पिक फल उस फल को कहा जाता है जो मोनोकार्पिक पौधे, अर्थात जो पौधे एक बार ही फल के रूप में एक बार फल देकर मृत हो जाते हैं, यानी कि वैसे पौधे जो एक बार फल देकर मृत हो जाते हैं मोनोकार्पिक फल कहलाते, जैसे केला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, आप पूर्ण प्रवृत्ता से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ बताइए। देखिए, पूर्ण प्रवृत्ता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन अंग भाग मादा जनन भाग से पहले परिपक्व होकर पराग कणों को मुक्त कर पर परागण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। फिर से समझना मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे कि पूर्ण प्रवृत्ता से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ण प्रवृत्ता द्विलिंगी पुष्प के लिए क्या कहा, द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिससे हम नर जनन भाग मादा जनन भाग से पहले परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होकर पराग कणों को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करते हैं। लाभ की बात करें
तो द्विलिंगी पुष्प, क्या कहा, द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन को रोककर विभिन्न क्या करता है, विभिन्नता उत्पन्न करता है, इसकी लाभ है। अगले क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, एकल संकरण एवं द्विसंकरण में अंतर स्पष्ट करें। एकल संकरण क्या है, जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराए जाते हैं तो एकल संकरण कहलाते हैं। द्विसंकरण की बात करें, जब दो विपरीत पौधे के बीच अलग अलग लक्षणों के आधार पर संकरण कराए जाते हैं तो यहाँ पे द्विसंकरण क्रॉस कहलाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड की संरचना तथा उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो यह जीव कोशिकाएं में उपस्थित बाह्य निषेचन छोटा एवं वर्तुलाकार डीएनए है। फिर समझना, प्लाज्मिड क्या होता है, तो एक जीव कोशिकाएं में उपस्थित बाह्य नाभिकीय छोटे एवं वर्तुलाकार डीएनए होता है जो कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल को धारण किए रहता है, जो क्रोमोजोमल का धारण किए रहता है, जैसे कि PBR 322, OUC 10 आदि। इसकी लंबाई लगभग 2700 पीबी होती है। ठीक है, यह कुछ डिफिनीशन ऐसे हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन है, जंतु द्वारा परागित कठिन 4 पौधे का नाम एवं जंतुओं को सहित लिखिए। याद रखना, सबसे पहले यहाँ पे पाइमूला में इस पौधे में परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। उसका यहाँ पे अक्का या इडफील्ड, इस पौधे में परागण यहाँ पे प्रेनुब नामक जीवाणु द्वारा होता है। उसके बाद यहाँ पे मर्कियोफिली, इस पौधे में चींटी द्वारा परागण होता है। एक और पौधा है यहाँ पे मेलकोफिल्स, इस पौधे में परागण घोंघा द्वारा होता है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं, 4 पौधे जिनमें किसके माध्यम से परागण होता है, सब लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। आप देखो, आप कहोगे सर 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन कैसे आ रहा है। दोस्त देखो, इंपॉर्टेंट जब है तो 1-2 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन देखो, मादा युग्मको भिद्दी के एक बीजांडु यानी कि बीजाणुक विकसित से आप क्या समझते हैं, या विकास से क्या समझते हैं। क्वेश्चन समझना कि मादा युग्मक भिद्दी के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते, समझिएगा। मादा युग्मको अगुणित गुणसूत्र से विकसित होते हैं। मादा युग्मको भिद्द यहाँ पे क्या है, अगुणित गुण, यहाँ पे गुरु बीजाणु से विकसित होते हैं। गुरु बीजाणु जनन में 4 अगुणित गुरु बीजाणु से बनते हैं, गुरु बीजाणु बने होते हैं। गुरु बीजाणु में मादा युग्मक भित्ति एक क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु से वृद्धि करता है। शेष 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर से समझिएगा, तो यहाँ पे सिंपल कहा, मादा युग्मक भित्ति के एक बीजाणु विकसित कैसे होते हैं। देखो सिंपल है कि युग्मकों में जो गुणसूत्र के टोटल 4 गुरु बीजाणु विकसित होते हैं, लेकिन एक से विकसित हुआ 3 नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है कि स्व अयोग्यता क्या है। तो स्व अयोग्यता पुष्पी पौधे में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधे में स्व परागण नहीं होता, अतः इस पौधे में सिर्फ पर परागण होता है। सिंपल कहा गया, स्व अयोग्यता क्या है, तो स्व अयोग्यता वह होता है जिसके फलस्वरूप पौधे में स्व परागण न होकर उसमें क्या होता है, केवल पर परागण होता है, उसे हम स्व अयोग्यता कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखियो, जल परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल परागण में परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जल के माध्यम से पहुंचता है। देखो, यह पुष्प से जल के अंदर है, तो यह पुष्प से जब परागकण निकलेगा, जल के माध्यम से दूसरे पुष्प तक पहुंचेगा, इसे हम जल परागित पुष्प कहते हैं। तो जल परागण में परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प जल के माध्यम से निकलता है, उसे जल परागण पुष्प कहते हैं। अगले हमारा चैप्टर 3 आता है, क्योंकि चैप्टर 2 खत्म, समय बहुत कम ले रहे हैं। ठीक है ना, चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 3 क्या कहता है, हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन है, आपको पता है। पीडीएफ नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना। और आप कहोगे सर इतना फास्ट काहे पढ़ा रहे हैं, समझ में बहुत कम आ रहे हैं। मेरे मित्र देखो, वहां पे अभी ज्यादा डीप में जाकर पढ़ने की वक्त नहीं है, समय बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा, और डिफिनेशन भी एक लाइन का है। युग्मक यहाँ पे जनन क्या है, तो जननांगों में युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। बताओ, जननांगों में युग्मक के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका पढ़ाई हो रहा है। अगले क्वेश्चन है शुक्राणु जनन क्या है। नर जनन अंग अर्थात
नर जनन अंग अर्थात वृषण में शुक्राणुओं की बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अगले क्वेश्चन है मासिक चक्र क्या है? नारियों में संपूर्ण जनन वर्ष तक एक एक क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। जब तक नारी प्रेग्नेंट होगी, प्रेग्नेंट होने की क्षमता, जब तक उसमें एक क्या होगा? एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये कहा गया नारियों में संपूर्ण जनन वर्ष तक क्या होता है? जब तक जनन करने की क्षमता हो, एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं एवं उस समय नारी के आंतरिक जननांगों में यहाँ पे जो अंदर के जननांग है क्या होता है? नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है, इसे चक्रीय या मासिक चक्र कहा जाता है, पीरियड्स जिसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन है जनन क्या है? क्या क्या लाभ है? देखो, जनन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपनी ही तरह दूसरे जीव को जन्म देता है, जनन कहलाता है ना? जनन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही तरह अन्य अन्य संतानों को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। इसके लाभ निम्नलिखित है। लाभ क्या है? जनन से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे यह जेन को बढ़ाता मिलता है, जिससे आपकी पीढ़ी की बढ़ोतरी मिलता है। ठीक है ना? आगे चलिए, अगले क्वेश्चन है पार्श्व क्या है? देखिए, पार्श्व की बात करें, गर्भ 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 जब होता है, ठीक है ना, या कह सकते सगभरता, ठीक है ना, सगभरता के पूर्ण समय हो जाने के पश्चात, मतलब गर्भ जब पूर्ण हो जाता है, इससे 9 महीना का बच्चा होता है, बच्चा 9 महीना पेट में पलता है, बच्चे जो मनुष्य की बात हो, तो उसका समय जब पूरा हो जाने के पश्चात, यानी कि गर्भ के पूर्ण समय हो जाने के पश्चात गर्भ में एक विशेष रूप से संकुचन उत्पन्न होता है। जब वह 9 महीना हो जाएगा तो उसमें गर्भ के अंदर, पेट के अंदर एक जब अजीब सा संकुचन उत्पन्न होगा एवं शिशु गर्भाशय जननांग नाल द्वारा बाहर निकल आएंगे और एक प्रकार का गजब का दर्द शुरू होता है, और जहां से शिशु बाहर निकलते हैं उसके माध्यम, उस नली के माध्यम से शिशु क्या होता है? बाहर निकल आते हैं। वही कहा गया कि यहाँ पे गर्भ के पूर्ण हो जाने के पश्चात गर्भाशय में विशेष प्रकार से संकुचन उत्पन्न होता है एवं शिशु गर्भाशय जनन नाल द्वारा, नली मतलब होता है, नली द्वारा बाहर निकल आता है। इस प्रक्रिया को पार्श्व कहते हैं। अगले क्वेश्चन है दुग्ध स्राव से आप क्या समझते हैं? देखिए, दुग्ध स्राव जब बच्चे जब 6-7 महीना का हो जाता है तो स्त्री के जो स्तन होते हैं उसमें उसमें बहुत सारा चक्रीय परिवर्तन होना शुरू होता है और दूध बनना शुरू होता है। आप लोग पता है, ठीक है, तो ये कहा स्त्री के गर्भपात के समय स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार का परिवर्तन होता है, स्तन ग्रंथि में कई प्रकार का परिवर्तन होता है एवं शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथि में दुग्ध स्राव आरंभ हो जाता है। जब शिशु जन्म ले लेता है तो स्तन में क्या दूध स्राव हो जाता है, मतलब शुरू हो जाता है। कई महीने तक शिशु मादा का दुग्ध पान करता है। दुग्ध स्राव के आरंभ में मां के दूध में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन, यहाँ पे एंटीबॉडी पदार्थ विद्यमान रहते हैं जो शिशु के प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने में विशेष रूप से सहायक होते हैं, विशेष रूप से सहायक है। इस प्रक्रिया को दूध स्राव कहते हैं। सिंपल बात है, जब भी स्त्री के जब गर्भपात होता है, ठीक है ना, गर्भता के समय स्तन ग्रंथि में कई प्रकार की परिवर्तन होता है। जब शिशु जन्म ले लेता है तो स्तन ग्रंथि में क्या होता है? दुग्ध का स्राव प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, प्रारंभ हो जाता है। कई महीने तक शिशु माता का दुग्धपान करता है, क्या करता है? दुग्धपान करता है। वहां पे दुग्ध स्राव के आरंभ में माँ का दूध में कई प्रकार का विटामिन पाई जाती है, कई प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, उपस्थित होती है, जिससे शिशु की प्रतिरोधी क्षमता में उसके जीवन जीने में मदद करते हैं, ठीक है ना, विशेष रूप से सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया का दुष्स्राव कहा जाता है, दुग्ध स्राव। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे रज्जो चक्र एवं मादा चक्र में अंतर स्पष्ट करें। तो याद रखना, रज्जो चक्र क्या है? रज्जो चक्र प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, यहाँ पे गोरिल्ला, बंदर आदि। ये सब क्या होता है? यहाँ पे रज्जु चक्र जो होता है प्राइमेट स्तनधारियों में पाई जाती है, जबकि मध्य चक्र होता है, मध्य चक्र यहाँ पे प्राइमेट के अतिरिक्त स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे कुत्ता, गाय, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, रज्जु चक्र के अंतिम दिनों के में रक्त स्राव होता है, जबकि मादा चक्र में रक्त स्राव नहीं होता है। आपको रज्जु चक्र की बात करें, रज्जु चक्र के दरमियान लैंगिक इच्छा उत्पन्न होती है, लैंगिक इच्छा जैसे सेक्स करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जबकि मध्य चक्र के दौरान लैंगिक उत्तेजना में वृद्धि होती है। इसमें उत्तेजना जैसे देखे होंगे, गाय भैंस जब उसको जब लैंगिक इच्छा हो
उसकी उत्तेजना बोलना शुरू करता है। देखोगे गाय भैंस के कैसे सीमन कैसे डलाता है, नॉर्मली बता करें तो बोलना शुरू होता है, उससे उत्तेजना उत्पन्न हो जाता है। उत्तेजना उत्पन्न होगा जिससे वो बोलना शुरू करेगा, तो उससे लोग समझ जाता है कि भाई बोल रहा है, इसको सीमेन की आवश्यकता है, उसको भैंसा लेकर ले चलो। गाय भैंसा है, भैंस है तो भैंसा, और अरे समझ रहे हो ना, गाय है तो सांड के पास ले जाया जाता है। नॉर्मली ऐसे अब तो टेक्नोलॉजी हो गया तो सीमेंट डाल दिया जाता है, लेकिन आपको रज्जो के दौरान लैंगिक इच्छा उत्पन्न होता है, लेकिन किसी को कहता नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, शुक्राणु जनन अंडे जनन में अंतर क्या है। शुक्राणु जनन क्रियाओं में यहाँ पे गुणक प्रावस्था में शुक्र जनन कोशिकाएं का स्वतंत्र रहती है। अंड जनन अंड प्रावस्था में अंड जनन कोशिकाओं में से अधिकांश फूटक कोशिकाएं का निर्माण करता है। अगले पॉइंट करें, शुक्राणु जनन क्रिया नर में वृषणों में होता है। शुक्राणु जनन जो अंडकोश होता है ना, उसमें ही शुक्राणु रहता है। आप देखिएगा जब सेक्स कीजिएगा तो आपके अंदर से एक स्पर्म निकलेगा, व्हाइट करके स्पर्म होता है, वो बेसिकली वृषण में आपके अंदर रहता है। ठीक है, और ये बेसिकली जब एक बार स्पर्म निकल जाता है तो लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के अंतराल में आपकी उस समय स्पर्म नहीं बन पाता जल्दी से, उसमें समय लगते हैं। ठीक है, और अंडे जनन क्या है, अंडे जनन प्रक्रिया मादा के अंडाशय में होता है। शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु जनन में वृद्धि अवस्था छोटी होती है, जबकि अंडे जनन की वृद्धि अवस्था लंबी होती है। अंडा जल्दी से नहीं बन पाता, लेकिन शुक्राणु बन जाता है। आज आप सेक्स करोगे, कल फिर सेक्स करने के लिए रेडी आप हो सकते हो, लेकिन अंडे जनन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, शुक्राणु जनन और वृषेचन में अंतर परिभाषित करें। तो शुक्राणु जनन, वृषण में शुक्राणु जनन के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषेचन क्या है, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष स्टोली कोशिकाएं के अंतः स्थापित हो जाते हैं, और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनन नलिकाओं से मोचित यानी कि रिलीज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषेचन कहते हैं। दोनों का डिफिनेशन बहुत पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे जनन से आप क्या समझते हैं। अंडे जनन से आप क्या समझते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, खूब पूछने वाला क्वेश्चन है। अंडाशय के डिंब कोशिकाएं का अंडाशय के डिंब कोशिकाएं के अगुणित अंड कोशिकाओं में परिवर्तन ही अंडे जनन कहलाता है। क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटिन किस प्रकार बनता है। अंड उत्सर्जन के पश्चात यहाँ पे ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं तथा अंतराली कोशिका एक क्या होता है, शंकुकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाता है। फिर समझता है मेरे दोस्त, अंड उत्सर्जन के पश्चात यहाँ पे ग्रेन्युला कोशिका तथा अंतराली कोशिकाएं का एक क्या करता है, शंकुकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाता है, जिसे हम कार्पस ल्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कार्पस ल्यूटिन कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन में अंडे जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे वृषण में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, जबकि अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडे जनन कहते हैं। शुक्राणु अनेक प्रकार की, ये अनेकों की संख्या में होती है। शुक्राणु देखोगे अनेकों की संख्या में होती है, जबकि अंडाशय एक या दो होता है, केवल एक ही निर्मित होता है अंडाशय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त, वृषण तथा अंडाशय में अंतर क्या है। वृषण देखो, यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति तथा नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से स्रावित होता है। देखो जो आपका जो वृषण की विस्कर है, वृषण जो होता है नर लिंग हार्मोन है, नर के पास होता है, मादा के पास नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। जबकि अंडाशय की बात करें, यह अंडों में उत्पन्न करता है, यह अंडों को उत्पन्न करता है, यह मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजोन से स्रावित करता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो, आवर्त चक्र या मासिक चक्र क्या, ये कितना बार पढ़ा चुके हैं। आवर्त चक्र या मासिक चक्र होता क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मादा प्राइमेट में होने वाला जनन चक्र के आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहा जाता है। मासिक चक्र समान जनों की भाषा में मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, होते हैं। प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत योनारंभ पर शुरू होती है। प्रथम ऋतुस्राव के चक्र योनारंभ से शुरू होता है, जिसके रज्जो दर्शन कहा जाता है। स्त्रियों को यह आवर्त चक्र 28 से 29 दिनों की अवधि में दोहराए जाते हैं। जो पीरियड्स होता है बेसिकली स्त्रियों में 28 या 1 महीने के अंतराल में दोहराए जाते हैं। इसलिए एक रज्जो दर्शन से दूसरे रज्जो दर्शन के बीच को हम घटना के क्या कहते हैं, घटना चक्र को आवर्त चक्र कहा जाता है। एलएच
तथा FSH का स्राव यहाँ पे एस्ट्रोजन के स्राव को उत्पत्ति करता है। LH और FSH दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। देखो मेरे दोस्त, यह पीरियड्स की बात हो रही है। सीधा कहा गया मादा प्राइमेटों में होने वाला जनन चक्र को क्या कहते हैं? आवर्त चक्र, या समान जनों की भाषा में मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। यह प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत युवरारंभ से होना शुरू हो जाती है, जिसे रज्जो दर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्त 28 दिनों में दोहराए जाते हैं, इसीलिए इसे रज्जो दर्शन, एक रज्जो दर्शन से दूसरे रज्जो दर्शन के बीच के हम घटना को आवर्त चक्र के नाम दिया जाता है। यहां तक लिख दोगे, काम चल जाएगा। आगे एक लाइन छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन देखो, मैं देखो यहाँ पे पूरे डीप में जाकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूँ। पूरे डीप में जाने का मतलब होता है कि पूरा ध्यान से पढ़ना। अगले क्वेश्चन है, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाए। ये शुक्राणु है और इसके आपका नामांकित आरेख बना है। सिर होता है, शुक्राणु को ऊपरी फूला हुआ भाग को सिर कहते हैं, ये आपका सिर है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रीवा होता है, सिर के पीछे एक छोटा सा भाग ग्रीवा होता है, ठीक है ना, एक छोटा सा भाग ग्रीवा होता है, ठीक है। उसके बाद है पूंछ, यह कोशिका का द्रव का एक निर्मित भाग है, जो आपको पूंछ यह दिख रहा है, पूंछ, ठीक है। क्वेश्चन का, यह कोशिका द्रव का निर्मित भाग है जो शुक्राणु को गतिशील एवं सक्रिय को बनाए रखता है, जो बाहर तरफ निकला हुआ होता है। मतलब यह गति को बनाए रखता है, इसे चलता है पूंछ के माध्यम से ना चलता है, ये गति को बनाए रखता है। ये बेसिकली क्या है? शुक्राणु का नामांकित आरेख है। अगले क्वेश्चन आपके सामने पूछता है कि पुरुष का जनन तंत्र का आरेख बनाए। तो पुरुष का जनन तंत्र क्या है, इस तरह से आप बना सकते हो। एक मिनट में दोस्त, सिंपल बेस में आप इस तरह से भी बना सकते हो। देखो, ठीक है। ये आपका सिंपल जनन तंत्र हो गया, बहुत सिंपल बेस में। नामाकरण आपको कर देना है, ठीक है, नामाकरण, जिसमें आपका यह होता है वृषण, यह वृषण होता है। उसके बाद भीतर वाला वृषण, बाहर वाला का क्या वृषण कोष कहते हैं, वृषण होता है। उसके बाद आपको पता है, हाँ, यह जो भीतर में एक नली होता है, इसमें एक पतला सा नली होता है, जिसको मूत्र नली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मूत्र नली कहते हैं, मूत्र नली। उसका जिसको भाग में शीशन कहते हैं, बाहरी भाग को शीशन। 3-4 को पॉइंट लिखते रहे, काम बन जाएगा, ठीक है ना। और नीचे भीतर जो रहता है उसमें क्या होता है? कोशिकाएं रहते हैं। तो ये बेसिकली पुरुष का नामांकित आरेख हुआ। स्त्री जनन चक्र आप आराम से बना सकते हैं सिंपल में। नीचे योनि होता है, यहाँ योनि होता है, ठीक है। ग्रीवा होता है, गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, ये वाला, ये अंडाशय, इसमें अंडा रहता है। और इसी में क्या होता है, जब यहाँ सेक्स होता है तो इसके अंदर जब शुक्राणु आता है, ये इसके माध्यम से इसमें जाता है, ठीक है। और क्या करते, जब नसबंदी किया जाता है तो यही से काट देता है, इसको काट देता है, नसबंदी हो जाता है, ठीक है। स्त्रियों की बात करें, ये स्त्री जनन तंत्र है। ये आपका चैप्टर खत्म, चैप्टर आपका 3 खत्म। चैप्टर 4 की ओर चलते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम देख लूं। चैप्टर 4 क्या कहता है? चैप्टर 4 शुरू हो रहा है मेरे दोस्त, चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर 4 कहता है जनन, यहाँ पे स्वस्थता के लिए किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो जनन के बीच जनन बंधित विषयों पर यहाँ पे विभिन्न उपाय करना चाहिए, यानी कि जनता के बीच। अब देखो, अब लोग सेक्स तो कर लेता है, पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो गई, जो लड़का सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाता है और गलती कर बैठता है, चल होगा ये में चल, लेकिन कोई सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। उस समय तो उसको पता नहीं है। तो जनता के बीच जनन संबंधित विषयों पर विभिन्न उपाय ध्यान देना चाहिए। जब तक जनते लोग को पता ही नहीं चले सेक्स से कैसे बच सकते हैं, अगर सेक्स कर भी रहे तो कैसे जनसंख्या वृद्धि होने से बचा सकते हैं, ठीक है। आप विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई विद्यार्थी जाओ, कोई भी विद्यालय में, कोई भी स्कूल में, खाली यौन समय सेक्स की बात करो ना, जाकर
गंदा गंदा सर जी, गंदा गंदा बात क्या कर रहा है, गंदा गंदा बात कर रहा है, सेक्स की बात कर रहा है। सर जी को दे देना था, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे सेक्स है, क्या बात है, कोई गलत नहीं है, चलो समझो इसको क्या है, चलो समझाते हैं। अरे गलत ही है ही नहीं चीज, गलत कैसे हो गया? आप पढ़ रहे हो ना, देखो हम थोड़ी बनाए, ये तो कि बुक में क्वेश्चन का जनन स्वास्थ्य के लिए, जनन अगर जन्म जो स्वस्थ हो कैसे हो सकता है? जब जनता को पता नहीं है जन्म कैसे स्वस्थ हो सकता है, तो विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। विद्यार्थी ही आगे जाकर पेरेंट्स बनते हैं ना। कभी ना कभी आप अभी विद्यार्थी तो कुछ दिन बाद पेरेंट्स बनोगे ना, आप पर ये सिचुएशन आएगा ना, आप माँ नहीं बनोगे, आप पिता नहीं बनोगे, भाई बनोगे। अभी आपको खेल लग रहा है, बाद में पता चलेगा रियल वाला, ठीक है? लोगों को यौन यौन संचालित रोगों के विषय में जानकारी देना चाहिए। यौन संचालित रोग एड्स है, बहुत प्रकार के यौन संचालित रोग है। अब लगे जिसके पास एड्स है उसी से सेक्स करना शुरू करे, तुमको भी हो गया, जाओ। अरे जानकारी रखो, ठीक है? आगे देखो, किशोर आयु वर्ग के लोगों को यौन संबंधी शिक्षा करना। देखो किशोरावस्था जो होता है लगभग 12 साल से शुरू होता है। 12 साल के बच्चा को इसके बारे में अगर जानकारी हो जाए, लोग कहता है देखे तो लेके आवा ना, 12 साल के ही, 10 साल 12 साल के लड़की आई, देखा ना कैसे बतियाई थी, सेक्स के बारे में बतियाई थी। 10 को लोग थू थू करता है, लेकिन पागल होता है जो करता है। तो कहा किशोरा आयु के वर्ग के लोगों को यौन संबंधित शिक्षा करना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा यहाँ पे देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। भाई जो किशोरावस्था में नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? बुढ़वा को सीखेगा। चलिए अगला है मादा भ्रूण हत्या के जांच पर कानूनी प्रतिबंध। ऐसा होता है क्या है कि आप लोग, होता है कि आज के जमाना में देखते हैं कि दो आप एक दो बेटी होने के बाद अधिकतम लोग क्या करते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड ही कहते हैं ना उसको, जांच करा के चेक करेंगे कि पेटवा में क्या है, क्या है, मतलब लड़का है कि लड़की होगा तो उसको हम इथी करवा लेंगे, क्या कहते हैं उसको, मतलब अंदर ही भ्रूण हत्या करते हैं, उसको मरवा देते हैं और अबॉर्शन करवा लेते हैं, ठीक है? ये नहीं करने चाहिए। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से सबसे पहला बात, जनसंख्या अधिक होने से किसी भी देश पर ये देश पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे। तो जनसंख्या अधिक होने से किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, प्रति व्यक्ति आय में कमी, जमीन खनिज खाद्य पदार्थ की प्राकृतिक संसाधनों में कमी, दिन प्रतिदिन यहाँ पे जन जनधारण की स्वास्थ्य खराब होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है पोल्यूशन बढ़ते जाएगा, खराब होते जाएंगे, यह समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। संतति नियंत्रण क्या है? कृत्रिम प्रक्रिया से संतति को उत्पत्ति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को संतति नियंत्रण कहते हैं। अगर संतान को नियंत्रित करना बहुत प्रकार क्या है प्रक्रिया, कंडम का उपयोग कर लो। अगर कोई महिला अगर है, शादी हो गया, उसको नहीं चाहिए बच्चा, तो कोई दवाई खा ले 6 महीना साल भर के लिए। याद करना, कृत्रिम प्रतिक्रिया से संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित करने की संतति नियंत्रण कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का हार्मोनल विधि क्या है? देखो जनसंख्या वृद्धि रोकने के हार्मोनल विधि बहुत प्रकार के आज मार्केट में धड़ल्ले से मतलब मेडिसिन बिक रहे हैं, जिसमें सहेली है, कॉपर टी है, उसके बाद बहुत प्रकार की गोलियां हैं जिसको गोली खा सकते हो। एक होता है महीने महीने खाया जाता है, एक होता है हफ्ते हफ्ते खाया जाता है, जिससे गर्भ को रोका जा सकता है। देखो क्या है, आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोनल से बनी गर्भ निरोधक गोलियां जैसे कि माला एन, माला डी बाजार में धड़ल्ले से मिल रही है, तरह से मिलती है। ये खाने की टीके के रूप में होता है, टिकिया ना होता है, खाने की टिकिया टिकिया के रूप में होती है। गोली 21 दिनों तक प्रतिदिन ली जाती है। जैसे कि जहिया से पीरियड्स आपका शुरू हो रहा है उसी दिन से शुरू कर दीजिए खाना, 21 दिन तक खाइए। फिर पीरियड जब शुरू होगा फिर उसके बाद आराम से 21 दिन खाइए आप, उसके साथ आप कितना हो सेक्स कीजिए, उसको प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है? तो यह खाने के टिकिया के रूप में होता है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं, जिसे मासिक चक्र के प्रथम दिन, जो हम लोग कहते हैं पीरियड्स के प्रथम दिन, प्रथम 5 दिनों के मुख्य पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए, यानी कि पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए। गोलियां समाप्त होने के, यानी कि गोली समाप्त होने के 7 दिन के अंदर के बाद उन्हें फिर से, मतलब जैसे गोली मतलब 21 दिन हो गया, 21 दिन खा लिए, फिर ये 7 दिन नहीं खाएंगे, फिर मतलब 7 दिन नहीं खाएंगे, क्योंकि 7 दिन बाद तो फिर पीरियड्स आएगा ना, तो 21 दिन खा लेंगे, फिर 7 दिन छोड़ देंगे, फिर 7वां दिन के बाद खाना चाहिए, फिर पीरियड शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन बाद 21 7 28 28 दिन बाद फिर शुरू हो जाता है। फिर क्या करेंगे, 7 दिन के अंतर के बाद उन्हें फिर से लिया जाता है।
एवं यह क्रम तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि गर्भ निरोधक की आवश्यकता है। और यह प्रक्रिया जब तक आप चाह सकते हैं, जब तक आपको गर्भ की आवश्यकता आपकी नहीं है, बच्चे की आवश्यकता नहीं है, जब तक ना कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गोलियां बहुत ही प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली तथा बहुत ही कम दुष्प्रभावशाली होता है। और यह गोली जो होता है बहुत कम साइड इफेक्ट करता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसके अलावा सहेली नामक एवं अन्य गर्भ निरोधक गोलियां जो हफ्ते में मात्र एक बार ली जाती है एवं इसी गोलियां की उच्च निरोधक क्षमता होती है। कुछ ऐसे गोली होती है जो हफ्ता में, एक महीना में, एक साल भर में एक, लेकिन वो उसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा होता है। लेकिन यह जो गोली बताया आपको, माला डी, कॉपर, माला डी, माला एन, ये सब क्या है, लगातार गोली खाया जाता है, एक एक गोली, तो इससे दुष्प्रभाव कम होता है, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। ये शुक्राणुओं को मृत करता है। अगले क्वेश्चन है कि एमटीपी क्या है। तो गर्भ अवस्था, क्या गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले एक गर्भ के समापन को चिकित्सीय संभरता संभरता समापन एमटीपी कहा जाता है। तो गर्भपातन पूर्ण होने से पहले एक गर्भ को समापन को एमटीपी कहते हैं। यौन संचालित रोग क्या है। जो रोग मैरूथन द्वारा संचालित होते हैं उसे हम लोग यौन संचालित रोग कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, एक लाइन का है। अगले क्वेश्चन है इष्ट जनित रोग किससे किससे होते हैं और इसके लक्षण क्या है। इस जनित रोग कैसे होते समझिएगा। इस जनित रोग यहाँ पे कैंडिडा कैंडिडा एल्बिकिस एल्बिकिंस नामक इष्ट के संक्रमण से होता है। इसका मुख्य लक्षण यौन के आसपास खुजली, जो आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसके आसपास खुजली, ठीक है ना। सेक्स के दौरान योनि में जलन, अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो उसके योनि में जलन होना शुरू होगा, जलन, दर्द, योनि के आसपास की त्वचा में लाल पड़ जाना, ये बेसिकली इष्ट संबंधित रोग है, उससे सेक्स करने से बचे। अगले क्वेश्चन है, इतना बार बार हम लोग सेक्स का उपयोग, मतलब शब्द का उपयोग कर रहे हैं, सेक्स का शब्द का, तो कोई सुनेगा अगल बगल से, किसी का पेरेंट्स से कहे सर मास्टर पगला गेल रे, पगला गेल, खाली पगला कथी पढ़ोइत रे, भाग रे भाग। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, बायोलॉजी पढ़ोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम इसमें कौन सा शब्द उपयोग किए हैं, समझाना पड़ रहा है तो उपयोग कर सकते हैं। और ये तो कुछ नहीं है भाई, ऑफलाइन में आओ ना फिर बताते हैं, पूरा डिटेल पढ़ाए जाते हैं, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। हंसेगा तो मोंगरा खाएगा, सिंपल बात है। मोंगरा रहता है यार, बड़का उसका मोंगरा रखे हुए हैं, हंसेगा तो लाठी है, यहाँ से वहां मारते हैं लाठी की तरह, टेंशन मतलब। क्वेश्चन यहाँ पे प्रोटोजुआ किससे होता है, क्वेश्चन है प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ किससे होते हैं। तो प्रोटोजुआ ट्राइकोनास ट्राइकोनास यहाँ पे वैजिनिलिस द्वारा स्त्रियों की मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण के कारण यौन से स्रावित होता है। समझ में आया, जो स्त्री की जो मूत्र जनन तंत्र होती है, नली होती है, उसी में होता है। तो याद रखना प्रोटोजोआ, यहाँ पे ट्राइकोनास, यहाँ पे वैजिनोलिस द्वारा स्रावित, यहाँ पे स्त्रियों की मूत्र जनन नलिकाओं से संक्रमण के कारण यौन से स्रावित होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, गोनेरिया क्या है। तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया निसेरिया गोनेरिया के कारण पुरुष की मूत्र नली तथा स्त्री के गर्भाशय के ग्रीवा संक्रमित होते हैं। किसके, गोनेरिया के माध्यम से। गोनेरिया से दो होता है, या तो पुरुष के मूत्र नली प्रभावित हो, या स्त्री के गर्भाशय की यहाँ पे ग्रीवा संक्रमित होते हैं, और इससे इस अलैंगिक रोग को गोनेरिया कहते हैं। इस अलैंगिक रोग के गोनेरिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन आपसे सामने है कि सिफिलिस क्या है। तो बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिड, यहाँ पे पैलिड, याद रखना मेरे दोस्त, बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिड्म के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा में फुंसी निकल जाती है। इस प्रकार रोग को सिफिलिस कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हार्पिस से आप क्या समझते हैं। हार्पिस, तो हार्पिस जो होता है सिंप्लेक्स वायरस द्वारा बाह्य जननांगों में अत्यधिक संख्या में जलन युक्त छाले निकल जाते हैं, इस वायरस को हार्पिस कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, बाह्य दंपत्ति से आप क्या समझते हैं। तो याद रखना असुरक्षित यहाँ पे सहवास के बावजूद दंपत्ति आदि बच्चे पैदा नहीं कर पाते। फिर समझना, यहाँ पे असुरक्षित सहवास के बावजूद दंपत्ति बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं।
और इन्हें हम बाह्य दंपत्ति कहते हैं। भारत में इसका दोष प्रायः स्त्रियों को देखा जाता है, लेकिन पुरुषों में भी यह दोष पाया जाता है। यह भारत में ज्यादा स्त्री में पाई जाती है, लेकिन ऐसे नॉर्मली दोनों में हो सकते हैं, ध्यान रहे। अगले क्वेश्चन है, रक्त का कार्य बताया। रक्त का निम्नलिखित कार्य, ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है। और रक्त जो होता है डब्ल्यूबीसी शरीर के रोगों से सुरक्षित करता है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी दो होते हैं रक्त, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है, पहले अगर आपका हाथ गोड़ कटता है, तनका छिलाता है, तो व्हाइट कलर का निकलता है गाढ़ा, ये बस के लिए डब्ल्यूबीसी है। और आरबीसी जो होता है रेड होता है। तो डब्ल्यूबीसी आपके रोगों को सुरक्षित करता है, और आरबीसी क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करता है। तो रक्त में पाए जाने वाले आरबीसी रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण का कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन है, बाध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। किसी भी व्यक्ति की वह अवस्था जो उसे प्रतिक्रिया के रूप में जनन करने से रोकता है, बाध्यता कहलाता है। सिंपल बाध्यता क्या है, तो बाध्यता किसी भी व्यक्ति की वह अवस्था जो प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है, उसे हम बाध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बाध्यता कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग कारण लिखे। जैसे कि एड्स हुए, हार्पिस हुए, सिफिलिस है, गोनेरिया, यह आपका यौन संचारित रोग है। एड्स जो होता है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो यहाँ पे डेफिशिएंसी वायरस से होता है। हार्पिस जो होता है सिंप्लेक्स वायरस से होता है। सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होता है। गोनेरिया जो होता है नेसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया से होता है। ये इसके लिए चारों यौन संचारित रोग है, और किसके माध्यम से हो रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा। अगले क्वेश्चन है, जीवाणु जनित किन्हीं चार प्रतिजैविक का नाम लिखिए, जिसमें आपका है सिफ्लोस्पोरिन, यहाँ पे पॉलीपोरिन, थायरोक्सिसिन, और यहाँ पे शप्टिलिन जीवाणु। ये बस के लिए क्या है, जीवाणु जनित किन्हीं चार प्रतिजैविक है। बगल में डेट भी मेंशन किया गया है। चैप्टर 4 खत्म हो गया। चैप्टर 5 की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। चैप्टर 5 में क्या क्या है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 199 में आपको मिल रहा है। 199 में ऑल सब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल रहे हैं, लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा। पांचवा चैप्टर आपके सामने इस तरह से होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पांचवा यहाँ पे कैसे आरएनए के प्रकारों को लिखे। आरएनए के सबसे एमआरएनए है, टीआरएनए, आरएनए, तीन प्रकार होते हैं। एमआरएनए की बात करें, यह डीएनए के कोडोन को ग्रहण कर एमिनो अम्ल में के रूप में डिकोड करता है। टीआरएनए क्या है, यह विलय आरएनए भी कहा जाता है, यानी कि भूलने वाला आरएनए भी कहा जाता है। यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और सबसे छोटा आरएनए भी यही है। ये आरएनए की बात करिए, सबसे स्थिर आरएनए होता है, जो यहाँ पे राइबोसोम से लगा रहता है। और यह तीन प्रकार के आरएनए में सबसे क्रियाशील आरएनए आपका आरआरएनए ही होता है। ये तीन प्रकार के एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए जो होता है, यह क्या करता है, डीएनए से कोड को ग्रहण कर एमिनो अम्ल में डिकोड करता है। टीआरएनए क्या करता है, विलय, यानी कि विलय आरएनए भी कहा जाता है, जो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियस से बना होता है। और आरआरएनए क्या है, सबसे स्थिर आरएनए होता है, और तीनों में सबसे क्रियाशील यही होता है। अगले क्वेश्चन, अनुवांशिकी कोड के गुण एवं विशेषताएं लिखिए। बहुत सारे विशेषताएं। सबसे पहले, प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए कम से कम एक त्रिकोडोन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोड अपसाही यहाँ पे अप हा, अप हालिस होता है, अर्थात एक ही एमिनो अम्ल के लिए एक से ज्यादा डिकोड हो सकता है, मतलब कोडोन हो सकता है। कोडोन यहाँ पे अंश दिग्ध होते हैं, अर्थात एक निश्चित कोडोन एक निश्चित एमिनो अम्ल को ही प्रदर्शित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोड सार्वत्रिक होते हैं, अर्थात सभी जीवधारियों में एक समान होता है। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति डीएनए में अनुसंगी डीएनए पर क्या अंतर है, समझिएगा। पुनरावृत्ति डीएनए, यहाँ पे डीएनए अनुक्रमों में स्थिर कुछ विशिष्ट जगहों के बीच अभी अभिनंता का पता लगता है। इसको हम लोग पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। फिर से समझिएगा जरा इसको। देखो मेरे दोस्त, मेरा ना तबीयत बहुत खराब चल रहा है, नाक फंसा हुआ है, गला दर्द कर रहा है, इसलिए हम फास्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है पुनरावृत्ति डीएनए क्या है, तो डीएनए अनुक्रमों को स्थिर कुछ विशिष्ट क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट गहरों के बीच अभिनंता क्या होता है, अभिनता का पता लगता है, इसे हम लोग पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। आगे बात करें हम लोग
संघीय डीएनए क्या है? डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है। डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनते हैं जिसे हम लोग अनुसंघीय डीएनए कहते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु के बीच अंतर स्पष्ट करें। टेम्पलेट रज्जु क्या है? वे रज्जु जिसमें यहाँ पे ध्रुव में 3 से 5 की ओर है, वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए यह टेम्पलेट रज्जु कहलाते हैं। आपको वे यहाँ पे कोडिंग रज्जु, वे रज्जु जिसमें ध्रुवता 5 से 3 की ओर, उल्टा 5 से 3 की ओर होता है, इसे अनुक्रम डीएनए जैसा होता है, यह रज्जु क्या होता है? कोडिंग रज्जु कहलाता है। अगर 3 से 5 का ओर होता है तो टेम्पलेट रज्जु, 5 से 3 के होता है तो कोडिंग रज्जु। अगले क्वेश्चन देखो, आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है? तो डीएनए क्या होता है? साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन तथा गुआनिन नामक नाइट्रोजनिक क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए में यहाँ पे गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरेसिल जैसे नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं। डीएनए की बात करिए, द्विकुंडित होता है, जबकि आरएनए एक कुंडलित होता है। यहाँ पे बहुत विकल्पता के बारे में उदाहरण से समझा। किसी लक्षण की संगति, किसी लक्षण की वसंगति का नियंत्रण जब 2 या 2 से अधिक अलील द्वारा होता है, जीन या अलील द्वारा होता है, तो बहु विकल्पता कहते हैं। फिर समझिएगा, किसी लक्षण की वसंगति का नियंत्रण जब 2 या 2 से अधिक अलील या जीन के द्वारा होता है, इसे बहु विकल्पता कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे शार्दन यहाँ पे बोल्टिंग तकनीकी से आप क्या समझते हैं? किसी दिए गए डीएनए सैंपल के किसी विशिष्ट डीएनए विन्यास का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली वह अभियांत्रिक तकनीकी जिसमें डीएनए खंडन को यहाँ पे फोरिसिस द्वारा पृथक कर उसका पहचान हाइब्रिडाइजेशन तकनीकी द्वारा किया जाता है। इसे अब क्या कहते हैं? शार्दन बॉलिंग तकनीकी कहा जाता है। शार्दन बॉलिंग तकनीकी क्या है? सिंपल, जब डीएनए का सैंपल लिया जाता है, तो कहा गया किसी दिए गए डीएनए सैंपल के किसी विशिष्ट डीएनए विन्यास का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाले जैव नियंत्रक तकनीकी जिसमें डीएनए खंडन के इलेक्ट्रोफिसिलिस द्वारा पृथक कर उसकी पहचान हाइब्रिडाइजेशन तकनीकी द्वारा किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? शार्दन बॉलिंग तकनीकी कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन है डीएनए प्रोब क्या है, इसके आप प्रौद्योगिक क्या उपयोग है समझिएगा। डीएनए प्रोब एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए के एक सेगमेंट को पहचाना जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी के रूप में डीएनए प्रोब का इस्तेमाल निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है: बीटी कॉटन बनाने में, तंबाकू बनाने में, फ्लेवर्ड सेवर टमाटर बनाने में, गोल्डन राइस बनाने में, ये इसका उपयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर क्या है? ये एक जीवाणु में पाया जाता है। एमआरएनए जीवाणु में पाया जाता है, जबकि टीआरएनए एमिनो अम्ल में पाए जाते हैं। एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषित करता है, जबकि टीआरएनए यह अनुवांशिकी कूट के पढ़ना का काम करता है। टीआरएनए की बात करें, यह टेम्पलेट प्रदान करता है, एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है, जबकि टीआरएनए आरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक उत्प्रेरक भूमिका का कार्य करता है, भूमिका निभाता है, भूमिका कार्य करता है। अगले क्वेश्चन देखो, डीएनए के द्विसूत्री संरचना के 2 प्रमुख बिंदुओं को लिखे। तो पहला प्रमुख है डीएनए अणु के 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समापन एवं उभयनिष्ठ अक्ष के चारों ओर क्या करता है? चारों ओर सर्पिक रूप से संकुचित कुंडलित होते हैं। दूसरा का है प्रत्येक कड़ी में बाहर की ओर फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा एकांतर के रूप में सजे होते हैं। यह फास्फेट एवं शर्करा कुंडली के मुख्य आलंबन होते हैं। मैं दोस्त यहाँ पे देखो, क्वेश्चन हम डीप से समझा नहीं रहे, हम अपने आप को संतुष्ट नहीं हो पा रहे आपको समझाने में संतुष्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि तबियत मेरा ठीक नहीं है। दिक्कत है यार,
नाक फंस रहा है, गला फंस रहा है, इसलिए ये मतलब तो हमको और डीप में समझा सकते हैं, हमको पता है कि डीप में समझा सकते हैं और आपको पता है कि हम अच्छा समझा नहीं रहे हैं, आपको भी पता है। लेकिन लास्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट मतलब चांस दिए जा रहे हैं आप लोग के लिए, रिवीजन कराया जा रहा है, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, बस एक दो बार पढ़ रहे क्वेश्चन को बता रहे। आप लोग इसका पीडीएफ लीजिए, याद कीजिए, 199 का है, ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है और ऐसे भी आप याद कर सकते, जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ले लोगे तो आपकी आसान रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरे एग्जाम तक आपको हेल्प भी मिलेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन इसमें और होंगे। क्वेश्चन है, डीएनए प्राकृतिक के लिए आवश्यक किन्हीं दो एंजाइम का नाम एवं उसके प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य बताएं। डीएनए प्रतिकृति के लिए दो आवश्यक एंजाइम हैं, पॉलीमरेज और लाइकेज। पॉलीमरेज का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर आकृति बना लेता है, जबकि लाइकेज होता है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जीन को संवाहक के रूप में जोड़ने का काम लाइकेज एंजाइम करता है। अगले क्वेश्चन का है, यूक्रोमेटिन और हेक्रोमेटिन में अंतर क्या है। यूक्रोमेटिन क्या होता है, बार बॉडी बनाता है, जबकि हेक्रोमेटिन बार बॉडी नहीं बनाता। यूक्रोमेटिन का साइज 30 से 80 एंगस्ट्रॉन होता है, जबकि यूक्रोमेटिन का साइज 200 एंगस्ट्रॉन होता है। यहाँ पे यूक्रोमेटिन ज्यादा सक्रिय होता है, जबकि हेक्रोमेटिन कम सक्रिय होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ओप्रोन ओप्रोन को परिभाषित कर। ओप्रोन जीन का एक समवर्ती समूह है, ओप्रोन जीन का एक समवर्ती समूह है जो एक साथ डीएनए से अनुलेखित या यहाँ पे ट्रांसक्राइब होते हैं एवं एक किसी चयनित मार्ग का इकाई इकाई तक नियंत्रित करते हैं। पर दोस्त इतना ही क्वेश्चन था आपके लिए, यह क्वेश्चन लास्ट था आपका चैप्टर 5 तक। टोटल लगभग आपका 60 से 65 क्वेश्चन थे, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन किसी में 12 किसी में 13 क्वेश्चन थे, क्योंकि सेलेक्टेड जब होता है तो एक दो क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा लगता है तो ले लेते हैं। ये सब पीडीएफ आपको ऐप पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे, ऐप से ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अभी तक आपने पीडीएफ नोट्स नहीं लिया है तो उनके लिए मैं दो दिए गए नंबर है, कांटेक्ट कर लेना, नीचे आपको 199 का ऑफर है, ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।